जो नैब 20 साल में असासा जात का पता नहीं लगा सकी, जो नैब फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकी, ये बताएं मुझे कि उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जो क्लिप्स आपने देखे वो किसी ऑपोजिशन के रहनुमा के नहीं थे, बल्कि हुकूमत के इत्तेहादी जनाब तारिक बशीर चीमा साहब की तरफ से थे, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा हैं, वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म की काबीना के मेंबर हैं। उन्होंने ये बातें आज कही हैं। चौधरी साहिबान की तरफ से आज लाहौर हाई कोर्ट में अपेरेंटली एक दरख्वास्त दायर की गई है, चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज किया गया है। मुतअद्दिद बातें इस दरख्वास्त के अंदर कही गई हैं, ये भी कि 19 साल पुराना मामला है, इसको दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है चेयरमैन नैब का, और ये तक लिख दिया गया है गालिबन के नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये बात जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ड्रिंग्स अ बेल समवेयर, क्योंकि अपोजिशन काफ़ी अरसे तक ये बात करती रही है कि ये वो इदारा है जिसकी एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है और इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। आज हुकूमत के इत्तेहादी भी ये कह रहे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी ये सब करने की, ये सब कहने की। ये भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे और आज ही के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में। 10 मई से गालिबन जो मुल्क के अंदर लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी लाई जाएगी, उसके हवाले से कुछ सिफारिशात हैं, वो कितनी काबिल अमल हैं, उस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। अज़मा बुखारी साहिबा MPA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब भी हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा, स्काइप के थ्रू हमारे साथ हैं। चौधरी मंजूर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अली नवाज अवान साहब MNA हैं, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अली नवाज अवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब काबिल अली आगा साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। मैं अगर अपने तमाम मेहमानों से इजाज़त के साथ अगर आगा साहब आपसे स्टार्ट कर सकूँ, ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब एकदम हुआ होगा, जारी बात है कुछ एकदम नहीं होता, लेकिन आज ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में चले जाना, इसका तारिक बशीर चीमा साहब का, अभी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वो गए, फिर आसमा शाजी साहबा के प्रोग्राम में भी वो गए, जारी बात है जो ग्रेवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये आज एहसास हो रहा है सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या ये सब कुछ नैब के इख्तियार में नहीं है। ऐसे बहुत से मुकदमात हैं, ऐसे बहुत से मामलात हैं जिनके ऊपर अपोजिशन जमातें कहती रही हैं कि नैब का जो कॉन्डक्ट है वो कोई फेयर नहीं है। देखें मुनीब, कुछ लोग तो कभी कहते हैं कभी नहीं कहते, लेकिन हम तो ये 2000 से ये बात कहते चले आए हैं कि ये अदारा जो है ये प्रेशराइज करने के लिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। ये हमेशा हमने बावाज बुलंद का है, इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है। ठीक है। हमारे खिलाफ आपको पता है 2000 के अंदर 2000 के अंदर एक नामालूम शख्स की दरखास्त के ऊपर नामालूम वजूहात की बुनियाद पर हमारे घरों के ऊपर छापे मारे गए। ये अखबारात निकाल लें, उनके तराशे आपके सामने होने चाहिए कि शह सुर्खियों से के साथ ये हमारी तजलील की गई और हमारे घरों के बाथरूम की टूटियां तक चेक की गई। अच्छा जी। दफातर के ऊपर जो है हमलावर हुए और बड़ी बदतमीजी के साथ उन्होंने, बड़ी बदअखलाकी के रवैये के साथ उन्होंने वो छापे मारे और तस्लील करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ साफ थे। हमने हर जगह पे आज खुद पेश होके, जब भी हमें बुलाया गया हम पेश हुए, पेश होके हमारी क़यादत ने सारे सवालात के जवाब दिए और अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड ये हुआ हर बार कि ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। ठीक है, इनको आगा साहब जरा ये फरमाएं सर। ठीक है आगा साहब ये फरमाएं, आपने बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन हुकूमत का बड़ा सादा सा जवाब होता है, वो सबके लिए मेरे ख्याल में एक जैसा, आपके लिए भी यही होगा, वो यही है कि जी नैब हुकूमत के मातहत नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करता है। फिर ये तासुर आप अपनी गुफ्तगू के अंदर या तारिक बशीर चीमा साहब जब फरमाते हैं, तासुर क्यों दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेक करें। वो क्यों चेक करें सर? वो तो कहते हैं हमारे इख्तियार में नहीं है नैब का कॉन्डक्ट, नैब इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। हम कतई तौर पर ये नहीं कहते कि ये इंक्वायरी जो है वो वज़ीर आज़म ने शुरू कराई है या कुछ, लेकिन एक अदारा जो एक कौमी अदारा है
उसके जो रवैये हैं वो क्या ये नहीं है, ये बैनुल अक़वामी तंजीमें जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो भी ये कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरी पटिशन ही नहीं कह रही, ये बैनुल अक़वामी जो अदारे हैं इंसानी हकूक के और कौमी अदारे हैं जो इंसानी हकूक के, ये तमाम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि नैब जो है वो एक ऐसा अदारा बन चुका है, उसका तासर ये कायम हो चुका है कि वो पॉलिटिकल बट आगा साहब, सर आप ये कह रहे हैं कि आप ये वज़ीर आज़म को नहीं कह रहे कि उनके वहाँ पे हुआ है या हुकूमत के वहाँ पे हुआ है, लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब फरमा रहे हैं कि जहाँ हमारी क़यादत की इज्जत नहीं होगी हम एक नहीं 10 हुकूमतें भी छोड़ देंगे। तो इंप्रेशन तो आप यही दे रहे हैं कि हुकूमत इसके पीछे, हुकूमत आपकी कोई हुकूमत छोड़ने या ना छोड़ने का तो शायद सवाल ही फिर नहीं आता, अगर आपको हुकूमत से यानी कि आपके इत्तेहादी से, जो बड़ा इत्तेहादी है जिसके साथ आपका इत्तेहाद है, उससे तो आपको फिर गिला किसी किस्म का होना ही नहीं चाहिए। सर मुनीब, ये हम नहीं कह रहे, ये तासर कायम हो रहा है, ये तासर कायम हो रहा है कि कोई नामालूम वजूहात तो हैं जिसकी बिना पर ये 20 साल से वो इंक्वायरी जिसके अंदर सूबाई तंजीम जो नैब की है उसकी तफ्तीशी अफसरान ने लिख के दे दिया कि ये बेबुनियाद दरखास्तें हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये तमाम असासे जो है डिक्लेयर्ड है, चौधरी बरादरान के वो इलेक्शन कमीशन में भी डिक्लेयर है, FBI के पास भी डिक्लेयर्ड है, कोई पोशीदा असासा इनके पास नहीं है। और फिर आपको वजूहात आप कहते हैं नामालूम है, आप कहते हैं वजूहात नामालूम है, मैं कोशिश करता हूं जानने की कि वजूहात क्या हो सकती हैं। आगा साहब साथ रहेगा। अली नवाज अवान साहब, मैंने मुतवक्का जवाब जो हुकूमत का है वो आपके इत्तेहादी हैं, आगा साहब उनको बता दिया कि हुकूमत का इसमें अमल दखल कोई नहीं होता नैब में, लेकिन वो कहते हैं नामालूम वजूहात हैं। अब आपके इत्तेहादी हैं, फिक्र तो आपको भी होगी यकीनी तौर पर कि वो भी परेशान है नैब के कॉन्डक्ट से, क्या हो सकती है सर नामालूम वजूहात के 20 साल पुराना बात शुरू हो जाए? दो एस्पेक्ट्स हैं मुनीब भाई। पहला, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नैब के आप जो से इक़दाम है अभी तक जो 2 साल की हमारी हुकूमत गुजरी है लगभग, क्या उससे आप सेटिस्फाइड है? मैं कहूँगा मैं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। आप मुझसे पूछेंगे कि क्या नैब के जो इकदाम हुए हैं उससे हमारी जो हमारा आइडियोलॉजी थी, जो हम नज़रिया लेके आगे चले थे, उससे उसको फ़ायदा हुआ है कि उससे नुकसान हुआ है? तो मैं कहूँगा उससे नुकसान हुआ है। अच्छा। हम इत्तेसाब के नाम पे आए थे और इत्तेसाब पे हमें क्या इस मुल्क में 30,000 अरब रुपया कर्जा नया नहीं चढ़ा था पिछले 10 साल में? क्या जो पनामा रिपोर्ट्स आई थी क्या वो गलत थी? जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से इंडिक्टमेंट हुई थी जिनकी, वो क्या वो गलत थी? और वो आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो लोग कहाँ हैं और उन केसेस का क्या हुआ? हम ये कह रहे हैं पुराने केसेस का क्या हुआ, फिर हम नए केसेस भी की तरफ भी जा रहे हैं। तो क्या हमारे उस नज़रिए को क्या उससे तकवीयत मिली कि हम उससे पीछे गए? तो हम उससे पीछे गए। हमें हमारा जो नज़रिया था, हमने तो कहा था कि इस मुल्क में जिसने चोरी की है वो सराखों के पीछे होगा। ठीक है। शुरू में ये हुआ और उसके बाद वो सारे लोग बाहर हैं आज। तो हमारे उस नजरिए को तो तकवीयत नहीं मिली इस चीज से। वो अदालतों के जरिए बाहर हुए ना सर। सुने, जो परफॉर्मेंस ऑफ नैब है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर दैट। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो कामिल अली आगा साहब और चीमा साहब ने बात की है, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और ये हमारे इत्तेहादी हैं और किसी ने ये काम किया, तो क्या ये हमारे हक में किया कि हमारे खिलाफ किया है? ये तो एक बड़ा सवाल उठ जाता है इस चीज के ऊपर, और यही हमारा जवाब बनता है इस चीज के ऊपर। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें मिल के इस अदारे को और पावरफुल करना है। हमने जो इसके अंदर 20 साल पहले जो कानून थे, जो व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए जो बने थे, उसको और मजबूत अली भाई, व्हाइट कॉलर क्राइम को अली भाई आप कह रहे हैं पावरफुल करना है, वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि नैब के चेयरमैन के पास इख्तियार नहीं है 20 साल पुरानी दरखास्त को दोबारा उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने का। सर फिर यही बात, फिर मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। जरा आप मेरी बात जरा समझे। कामिल अली साहब अपनी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा। उन चीजों में बहुत सकम आ गए हुए हैं, बहुत सारे लूप होल्स आ गए हुए हैं, बहुत सारे पर्सनलाइज चीजें, बहुत सारे इख्तियारात पर्सनलाइज हुए हुए हैं उसके अंदर। जी। हमने आके उसको सही करना है, स्ट्रीमलाइन करना है और वक्त के मुताबिक करना है। ये बात मैं कर रहा हूँ। इसीलिए हमने हमेशा सबको इनवाइट भी किया था, आए बैठते हैं और ये नैब के अंदर जो मेन चीजें मिल के इसको चेंज करते हैं और जो इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा है उसको रिकवर करने के और उसको मजबूत और पावरफुल। अच्छा अली भाई, अगर जरा मुझे खत्म करें सर, मुझे जरा वक्त दे दे। ठीक है, अच्छा अब जरा होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। मैं जरा
चौधरी साहब से पूछ लूं, फिर अज़मा बुखारी साहबा से भी। चौधरी साहब जरा फरमाइएगा, ये नामालूम वजूहात क्या होती हैं सर? आगा साहब ने तो जरा उस पर कोई रोशनी नहीं डाली, आपके पास जरा शायद टॉर्च लाइट हो तो जरा रोशनी डालें। ये नामालूम वजूहात क्या हो सकती हैं जिसकी बेसिस पे चौधरी साहबान के खिलाफ 20 साल पुराना मामला जो है वो फिर नैब खोल रहा है? जरा कोई सर रोशनी डाले, जरा वोल्टेज ज्यादा हो। चौधरी साहब को आवाज आ रही है? चौधरी साहब की लाइन कट गई है। वैसे लाइन कटना कोई अच्छा शगुन नहीं होता, लेकिन मैं हमारी बहन अज़मा बुखारी साहब है, उनसे पूछ लेता हूँ। आपके पास भी टॉर्च कोई होगी या फ्लैश लाइट को होगी, जरा डालें। नामालूम वजूहात क्या हो सकती हैं, जरा बताना पसंद फरमाएंगी? बहुत शुक्रिया मुनीब, मेरे पास पूरी ट्यूबलाइट है। अच्छा। और हमने तो ये बड़े भुगता है जी पिछले 2-2.5 साल से। ये इंतकाम हम ही ने तो भुगता है। अब जब दूसरों के घरों को आग लग रही है तो वो पता चल रहा है कि मामलात गड़बड़ है। अभी जो आगा साहब ने जो 2000 की भी बात की और बाकी जो बातें उन्होंने की, उसमें सियासी अदवार के अंदर जो है वो इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब ये कहने को सियासी दौर है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है ये मतलब साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली बात है। अब ये बातें बड़े दिनों से आ रही थी। जहांगीर तरीन साहब वाला जब इशू हुआ तो उस वक्त भी बहुत सारी ये बातें बाहर आई। ये इन्होंने क्यू लीग को साथ तो लिया हुआ है पहले दिन से, ये इनके इत्तेहादी तो है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो क्यू लीग के बारे में और खास तौर पे उसकी लीडरशिप के बारे में जो गुफ्तगू फरमाते रहते हैं वो क्यू लीग के पास भी पहुंच जाती है और जाहिर है मुख्तलिफ जराए से तब तक भी पहुंच जाती है। और उसके अंदर परवेज इलाही साहब जो है उनका कई दफा गिला भी मुख्तलिफ सहाफियों के जरिए भी हमें सुनने को मिला कि उन्होंने कुछ गिले भी किए कि उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। अब इसमें बात यह है कि जब नैब गिरफ्तार करे आपके सियासी मुखालफीन को, तब आप ढोल ताशे बजाते हैं, तब आपको बड़ा मजा आता है, आप बड़ा एंजॉय करते हैं। तब नैब जो है वो आजाद इदारा नहीं होता, तब वो उसका क्रेडिट आपने लेना है। अच्छा। और जब वो आपके पांव जलने लगे फिर वो नैब आजाद इदारा हो जाता है। ये अब चूरन बिकेगा नहीं, माफ कीजिएगा, कि नैब आजाद इदारा है, सबको पता है। शहजाद अकबर ये बता देना पहले वजीर साहबान को क्यों तंग कर रही है नैब इस वक्त? अगर बकौल उनके नैब क्यों परेशान कर रहा है चौधरी साहबान को? जी मैं ये जब जहांगीर तरीन साहब वाला इशू आया था और उसमें भी मोनिस इलाही साहब का भी एक शुगर मिल में नाम भी आया था उस वक्त ये सुनने को मिला हमें कि परवेज इलाही साहब की और जहांगीर तरीन साहब की बड़ी दोस्ती है और उसके ऊपर इनको कट टू साइज करने की कोशिश की गई है। वो जहांगीर तरीन साहब के बारे में भी देखा, लेकिन अब मेरी इत्तलात ये है कि शायद उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है और अब शायद वही कट टू साइज जो है वो परवेज इलाही साहब को भी करना हो। तो ये तो आने वाला वक्त बड़े बता देगा। वक्त बड़ा जालिम चीज है, वो रुकता नहीं है, वो सब कुछ सामने आ जाया करता है। लेकिन मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं, जो पहले वजीर आजम हाउस में सेल चलाते रहे, नैब जो है वो तफ्तीश यहाँ पर जो है वो होती थी नैब के हेडक्वार्टर के अंदर। और शहजाद अकबर साहब एक रात पहले या एक सवाल क्या हुआ, जवाब क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो एक लफ्ज बताया करते थे और लिस्ट इनके सारे गुजरा के पास मौजूद थी कौन कौन गिरफ्तार होने वाला है। अभी वो इनके पीरो मुर्शद ने भी कह दिया है कि वो टार्जन बनने जा रहा है नैब जो है वो ईद के बाद और पता नहीं क्या होने वाला है। हमने तो भुगत लिया है। ये जो अभी कह रहे हैं ना कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, नैब ऑर्डिनेंस जो अब लैप्स हुआ है जरा निकाल के देखिए ना। अपनी बारी आई तो वो टैक्स मामलात भी नहीं होंगे, 5 साल से पिछला भी आप नहीं देख सकते, वो नहीं कर सकते। और उसके ऊपर हमारी यकीनन इनके साथ बातचीत होती रही, लेकिन कंसेंसस नहीं हो सका इनको ऑर्डिनेंस चले जरा एक सेकंड। और अब जब इनकी बारी आने वाली है, फिर अब जो अच्छे अच्छे बच्चे बनेंगे तो आई एम सॉरी, जो छड़ी हमारे पे लगी थी ना वो सब पे होगी। पनामा में सिर्फ नवाज शरीफ का नाम नहीं था, पनामा में 450 और लोग। बिल्कुल ठीक है, नहीं वो बात आपकी ठीक है। अच्छा एक सेकंड जरा। चौधरी साहब, हमने अपनी बहन से भी पूछा, मैंने अली नवाज अवान साहब से भी पूछा, आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने बड़ी कोशिश की, आपके पास काफ़ी मुस्तनद और तजर्बाकार किस्म का जो टॉर्च लाइट है वो मौजूद है। ये खुफिया नामालूम वजूहात क्या हो सकती हैं जिनकी बिना पर चौधरी साहबान को नैब अब तंग कर रहे हैं बकौल उनके? जिस तरह से नामालूम अफराद होते हैं ना, अच्छा वैसे ये नामालूम वजूहात होती है। हाँ सर, पाकिस्तान में 2 बड़ी जबरदस्त फिल्में बनी है नामालूम अफराद के नाम पे। जी वैसे ही ये नामालूम वजूहात होती है। मैं एक गुजारिश करूं, पहले तो ये मुझे कहना है कि ये अब इसका मतलब ये इत्तेहादी भी कह रहे, मैं चीमा साहब की बात सुन रहा था, ये इत्तेहादी भी कह रहे थे। अब
जी अब ये इत्तेहादी भी कहना शुरू हो गए हैं जी। अब चौधरी बरादरान आए, इसके बाद मेरे पास जो रिपोर्ट है वो उनको भी नोटिस जाने वाला है, जो बलूचिस्तान से हैं अपने मैंगल साहब जी जी। और उसके बाद कुछ लोग जो अभी आवाजें निकाल रहे हैं अपनी पार्टी की, उनके खिलाफ भी इंक्वायरियां शुरू होने वाली हैं। अच्छा। जो आवाज निकालेगा, जो बात करेगा, ये फासिस्ट तरीकेकार है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ पहले तसाबुर रहमान ने किया, फिर अब 2006 के अंदर जब ये नैब बनी, 2002 के अंदर उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई। 4 साल वो इंक्वायरी भुगतते रहे, हाई कोर्ट गए, अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला कर दिया। जिन इल्जाम में आज वो जेल में पड़े हैं, उन्हीं इल्जाम में हाई कोर्ट का फैसला है। अच्छा। कोई पूछने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं है। अब चौधरी बरादरान का इशू मैं आपको 2 सादा वजूहात बता दूं। पहला जुर्म क्या है चौधरी परवेज इलाही साहब का? जुर्म ये है कि आप इंडिपेंडेंटली पंजाब असेंबली को क्यों चलाते हैं। अच्छा। ये जुर्म है। आप अपोजिशन को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये खुद तो कोई कंसेंसस पैदा करने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने कुछ कंसेंसस पैदा किया पंजाब के अंदर। अभी रिसेंटली जो है वो सारी पार्टियों को, तो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, सबको बुलाकर एक जगह पे बैठाया। अभी भी कुछ 2-3 दिन पहले फिर उन्होंने वर्चुअल इजलास किया। ठीक है। अब पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया। ठीक है। ये काबिल कबूल नहीं है, वरना ये इल्जामात तो पुराने हैं, नया कौन सा है। दूसरी बात, इसका मतलब इत्तेहादी भी आज चीमा साहब भी कह रहे हैं कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है, जिसके नतीजे में आज उनको बुलाया जा रहा है। और इससे पहले ये भी आवाजें आनी, चूंकि वो जहांगीर खान तरीन और उनके साथ वो मुज़ाकरात में कंफर्टेबल थे, तो उन्होंने कहा कि ये कमेटी चेंज कर दी गई है, हम किसी नए बंदे से मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे। आपको याद होगा। बिल्कुल सही है, तो ऐसे हुआ है। हाँ। उसके बाद फिर ये बनता था। मैं तो इंतजार कर रहा था कि इतना टाइम क्यों निकाल लिया गया है। बीच में हालात ठीक भी हो गए थे सर, बिल्कुल चौधरी साहबान के तमाम गिले दूर भी हो गए थे। नहीं ठीक हुए थे। अच्छा। वो सिर्फ चौधरी साहबान चुप कर गए थे, ठीक नहीं हुए थे, उनका कोई गिला दूर नहीं हुआ। अच्छा। और उसके नतीजे में अब ये उनको नोटिस मिलने शुरू हो गए। तो ये उसके बाद, चूंकि ये फासिस्ट तरीकेकार है कि जो बोले आपके खिलाफ वो आपका अपना हो, आपका दूर। उनका क्या गुनाह है? अगर आप चीनी पे, तो खुसरो बख्तियार, अगर आप आईपीपी की रिपोर्ट किधर गई है, वो कहते हैं उसको 2 महीने के लिए मौखर कर दिया गया है, क्योंकि उसमें सारे वज़रा बैठे हैं। सो इसका मतलब ये है कि जहांगीर खान तरीन जो है, उनका जुर्म वो मीटिंग है जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट हुई, जिसमें उन्होंने परवेज खट्टक थे और कुछ लोग थे जिन्हें कहा गया कि ये चीजें ठीक नहीं चल रही। चले, अच्छा चौधरी साहब, ठीक हो गया। मैं जरा आगा साहब से कमेंट ले लूं। आगा साहब, ये आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है सर, ये वजूहात वैसे चौधरी मंजूर साहब ने बता दिया कि जरा ज्यादा इंडिपेंडेंटली चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब असेंबली चला रहे हैं। कुछ मामलात के ऊपर तो खाकसार को भी इल्म है कि कुछ बातों पर शायद वो खुशी महसूस नहीं होती इस्लामाबाद में, जो चौधरी साहब यहाँ पर करते हैं, या इवन प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से चौधरी साहब को गिले आ जाते हैं कि ये आपने फलाने का क्यों जारी किया, फलाने का क्यों जारी किया। तो क्या ये वजूहात है सर, या कुछ और भी है? तो अगर है तो आगा साहब बता दें। मुनीब, मेरी एक रिक्वेस्ट है। देखें, बात यह है कि हर किसी के करीब एक तासर कायम होता है, और चौधरी मंजूर साहब जो बातें कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल एंगल से वो सोच के उन्होंने एक तासर कायम किया है। वो हक पजानम है तासर कायम करने के लिए। बहुत से लोग कुछ और कहते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि जी ये तासर के चौधरी परवेज इलाही इस मुश्किल का हल है, जिसने बड़ी कामयाबी के साथ चीफ मिनिस्ट्री चलाई और बड़ा कामयाब फलाई मंसूबे जो है, अवामी फलाई मंसूबे जो है, वो कामयाबी से चलाए, बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन करवाई और ऐसे ऐसे अदारे कायम किए कानून साजी के जरिए, जो आज तक अवाम की फलाह के काम कर रहे हैं, खुश उसलूबी से कर रहे हैं और खुश उसलूबी से चल रहे हैं। इस वजह से चौधरी साहब को जो है वो प्रेशराइज किया जाता है। ये तासर है जो अवाम के अंदर, लोग हक बजानम है, कोई भी तासर कायम कर सकता है, किसी को रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ ये पहला दौर नहीं है। आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में मुहम्मद सलाई साहब को 1 साल जो है तकरीबन वो कैद तन्हाई में रखा और किस तरीके से अजियतें पहुंचाई गई।
लेकिन हमने कभी एक मर्तबा भी मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई इल्जाम, हालांकि वो हमारे मुखालिफ थे, वजीर आज़म बेनजीर के दौर में भी हमारा एहतसाब हुआ, लेकिन हमने कभी बेनजीर साहबा का नाम नहीं लिया। हम तो ये समझते हैं कि ये नामालूम वजूहात जो हैं अब सामने आनी चाहिए। अब अदालत के अंदर जाने का मकसद भी यही है। ठीक है। और देखे ना, एक मर्तबा एक कमीशन कायम हुआ जस्टिस जमशेद अली शाह साहब की सरबराही में, आपको याद होगा, ये चौधरी इफ्तिखार साहब ने जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये कमीशन बनाया, वो था विलफुल डिफॉल्ट के जुमले में इंक्वायरी करने के लिए। उसके अंदर भी हमें वाज़ेह अल्फाज के अंदर हमारे मुतल्लिक ये लिखा गया, हमारी क़यादत के मुतल्लिक, कि इसके अंदर ये डिफॉल्टर नहीं है। ठीक है, बैंकों ने भी तस्लीम किया। आगा साहब बड़ी डिटेल में सर मौक़िफ़ आ गया, मैं वक्त मेरे पास इस सेगमेंट में कम, मैं चॉइस साहब मैं ब्रेक ले लूं सर, वापस आ रहा हूं। आगा साहब आपका जी चॉइस साहब, जी चॉइस साहब, इसी पे एक फिक्रा कह लूं कि वो कहते थे ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, वजूहात सामने आनी नहीं है, आ चुकी है। अच्छा ठीक है जी, चॉइस साहब ने सील कर दी है ये बात कह के। आगा साहब आपका बहुत शुक्रिया, एक ब्रेक ले रहा हूँ जी, वापस आएंगे हम अली नवाज वान साहब से, अज़मा बुखारी और चौधरी मंजूर साहब से पूछेंगे आज जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कुछ रिकमेंडेशन आई उस हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से 10 मई के बाद गालिबन नरमी आ रही है, नताइज क्या हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में 10 मई के बाद मुल्क में लॉकडाउन नरम करने की सिफारिशात को हैं तैयार की गई हैं। कल गालिबन एनसीसी का इजलास होगा, उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में ये तमाम मामलात सामने रखे जाएंगे। जो रिकमेंडेशन हैं, सीधा बातें हमारे सामने आज जो रिपोर्ट हुई हैं ज़राए से, वो ये है कि मुल्क भर में मकामी सतह पर ट्रांसपोर्ट को खोलने की सिफारिश की गई है। शहरों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसका आगाज़ अड्डा मालिकान की ज़िम्मेदारी होगी और अड्डा मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अंदरून मुल्क परवाज़ें खोलने का भी उसूली फ़ैसला किया गया है और इतवार के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा, किसी भी जलसे या जुलूस की इजाज़त नहीं होगी और पहले से बंद सनतें और स्कूल बंद रखे जाएंगे। शॉपिंग सेंटर्स, शॉपिंग प्लाजे, शादी हॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स बंद रखे जाएंगे। 10 मई से दही इलाकों में दुकानें खोली जाएंगी, बड़े शॉपिंग मॉल्स की बजाय छोटी दुकानें खोलकर रखी जाएंगी। ईद से मुतल्लिक दुकानें खोलने की इजाज़त देने की सिफारिश भी की गई है। अज़मा बुखारी साहिबा, अब ये कुछ रिकमेंडेशन है, अब जारी बात है चारों सूबों की इसके अंदर कंट्रीब्यूशन भी है। हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर है, जो मौशी प्रेशर है लोग फील कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो डेली वेजर है जिसने रोज़ कमाना है, अपने ख़ानदान को खिलाना है, ये वो मसाइल हैं जिनका सामने है हुकूमत को। हुकूमत ठीक कर रही है क्योंकि डॉक्टर्स की रिजर्वेशंस हमने कल भी प्रोग्राम किया था, उनकी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत के पास ऑप्शन कोई नहीं है। कुछ रिकमेंड कर सकती हैं आप हुकूमत को, या हुकूमत ठीक कर रही है अगर ईज आउट कर रही है लॉकडाउन के अंदर? नहीं, पहले तो सवाल यह है कि क्या हुकूमत कर रही है। वज़ीर आज़म साहब खुद कह चुके हैं कि फैसले तो कहीं और हो रहे हैं, कोई और लोग फैसले कर रहे हैं। जी? पहले तो वो नामालूम लोग भी ढूंढने चाहिए जो फैसले कर रहे हैं, जो अशराफिया में हैं, और वो भी ज़ाहिर देखने की बात है इसमें। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि एक तरफ आपके जो चंद 100 केसेस थे वो अब 1000 के करीब पहुंचते हैं, 900-800 के करीब जो है रोज अब डेली केस रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी एक फैक्ट है कि लोगों के अंदर इतना खौफ है और इतनी तशवीश है कि लोग बता नहीं रहे और वो रिपोर्ट नहीं करते, वो टेस्ट नहीं कराना चाहते। पंजाब जो है वो पिछले एक हफ्ते से 1000-1500 केस कर रहा था और कल से मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ जो है वो केस बढ़ाने शुरू किए हैं। अफसोस की बात यह है कि जो कहीं पर भी कोई चीज हमें किसी मैकेनिज्म के थ्रू होती नजर नहीं आ रही। अब देखिए जो 500-525 लोग जो जिनका इंतकाल हुआ है वो पाकिस्तानी शहरी हैं और पंजाब में तो वैसे टेस्ट कैपेसिटी बढ़ गई, चंद 100 लोग मर जाएं बढ़ गई, लेकिन वो बड़े देर की मेहरबा आते आते और अभी भी जो टेस्ट तो खुश हो जाए 12 करोड़ आबादी है उसकी 12 करोड़ आबादी देखें ना आप पंजाब की कितनी है। और हमें अफसोस ये है कि बुज़दार साहब सरेंडर कर चुके हैं, वो किसी तौर पर अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में इमरान खान साहब के सामने किसी भी बात के ऊपर उसको टेकअप नहीं करते। आज मैंने वो एक बयान भी रिलीज किया था, बुज़दार साहब कहाँ सरेंडर कर चुके हैं। नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। उन्होंने अभी पंजाब के एक ताकतवर और बड़े जबरदस्त चीफ सेक्रेटरी को घर भेजा है, तब्दील कराया है मेजर आजम सुलेमान साहब को।
वो बुज़दार साहब ने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया, ये आपकी गलतफहमी है। आज़म सलमान साहब को उन्होंने तब्दील करवाया है और अपनी मर्जी से करवाया है। मैं सुन ले मुनी, नहीं मैं वो उन्होंने अपने लिए कराया ना कि वो शायद वो थोड़े से मजबूत हो जो है वो दिखना शुरू हो जाए। बात यहाँ ये है कि वो यहाँ तो चलो कर लेंगे, इमरान खान साहब के सामने कौन बोलेगा, कौन कहेगा कि हमारे 128 अरब रुपए के वाजिबात हैं वो जो वफाक ने देने हैं पंजाब को वो दें। आप वो कौन बोलेगा कि जो हमारा हिस्सा बनता है पंजाब का वो इमरान खान साहब के सामने वो बोल के लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता और ना उन्होंने आज तक लिया है। कोई भी पंजाब का केस वो वहां सामने नहीं रख पाते। अब मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है कि आप पहले मसाजिद के अंदर सरकारी दफातर के अंदर नादरा के दफ्तरों के आगे जो हो रहा है आप देख रहे हैं, जो एहसास के जरिए कोरोना फैला वो हमने सबने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद खुद जाती तौर पर ये खुद क्या कर रहे हैं, मतलब वो लाओ लश्कर के साथ निकलते हैं, इमरान खान साहब हो या बुज़दार साहब हो, और वो ना उन्होंने को मास्क पहना होता है ना ग्लव्स पहने होते हैं और वो ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान होता है। अच्छा और वो मतलब जो दिल चाहता है वो हो रहे हैं। इन हालात में आपको लगता है ये कंट्रोल कर पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा हालात खराब होंगे। मेरी गुजारिश ये है, मैं दोबारा ठीक है, मैं सिर्फ अपनी गुजारिश पेश कर दूं, अगर कर लें, आपने गुजारिश पेश कर ली है कि खुदारा इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले ही डॉक्टर्स कह रहे हैं हम फुल कैपेसिटी की तरफ जा रहे हैं मरीजों के हवाले से, और हमारे खुद डॉक्टर सबसे ज्यादा जो कंसर्न चीज है WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स तेजी से अच्छा चले डॉक्टर्स क्वारंटीन हो गए, बिस्तर ना रहे, ठीक है ठीक है अली नवाज अवान साहब, सर ये कोई ऑपोजिशन तो शायद एक वो मसाइल भी होते हैं, लेकिन कुछ मसाइल तो डॉक्टर्स ने भी निशानदेही की है आपकी सामने। तो मुनीब आपने मुझे अभी लेक्चर सुनाया, कुछ आपको समझ आई बात क्या हुई है? नहीं, मेरे समझना जरूरी नहीं है वो मैं आपकी तरफ इसलिए आया हूँ, आपने बताना। आपको नहीं आएगी। अच्छा बोले मुनीब बोले। नहीं मैंने आपसे ही सवाल किया कि कुछ मसाइल तो डॉक्टर्स ने भी उनकी निशानदेही की, ये अगर हम खोल पाएंगे और अगर आप खोलेंगे लॉकडाउन तो SOPs के ऊपर कितना अमल दरामद होगा? जो नादरा के ऑफिस के बाहर हो रहा है वो कंसर्न तो है ना सबके लिए अली साहब? बहुत सही कंसर्न, देखें हर पाकिस्तानी को कंसर्न। अब अगर आप ये कहेंगे नहीं होना चाहिए कंसर्न तो ये बड़ी गलत बात है। अब आप वो क्या कहते हैं डेविल एंड डीप सी के बीच के दरमियान वो जो आपका एक मुहावरा है इंग्लिश का कि आपके पास सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि अभी आपने बात तो कर दी UN की, आपने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की भी बात करें। जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना से बड़ी थ्रेट आ रही है दुनिया को, जिसमें अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है तो 25 करोड़ लोग कैद से मर जाएंगे। हम अंडर डेवलप मुल्क हैं। आज लंबाडिया जो इटली का शहर है जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना, सबसे ज्यादा मौत हुई है, उसमें आज लॉकडाउन को ईज डाउन किया है। दुबई में डेली 500 केसेस आ रहे हैं और दुबई का लॉकडाउन दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन में से कंसीडर किया जा रहा है कि कोई बंदा बाहर निकलता है तो 2000 दिरहम का उसके ऊपर चलान है, 500 डेली केसेस आ रहे हैं। हम अंडर डेवलप कंट्री हैं। हमारे अमेरिका में अगर आप देखें तो उन्होंने 200 खरब का स्टिमुलस पैकेज दिया है, घर बैठे 1600 और $2500 लोगों को दे रहे हैं। देयर इज नो डाटा अवेलेबल इन पाकिस्तान। इस्लामाबाद जैसा शहर जिसमें अगर आप 25% पॉपुलेशन निकालते हैं तो कोई 5.25 लाख लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, जिन्होंने $2 डे से कम कमाना है और डेली कमाना है। और आप अगर एक महीना आप लॉकडाउन बरकरार रखते हैं तो 25% लोग और पॉवर्टी लाइन से नीचे हो जाते हैं। मतलब जो 300 रुपया भी कम कमाते हैं, जो रोज कमाते हैं, बिल्कुल आपका आर्गुमेंट ठीक है, मैं मानता हूं। दो चीजें मुनीब भाई, दो चीजें, एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ आपकी मईशत है जिसका ताल्लुक भूख से है। आपने हिकमत के साथ डेली बैठ के फैसले करने, तदाबीर करनी है ताकि आप कम से कम लोग अफेक्टेड हों कोरोना से और आपकी मईशत का पहिया भी चलता रहे। अच्छा। ये है एक हिकमत की। रोज असद उमर साहब NCOC की मीटिंग होती है, चारों चीफ मिनिस्टर्स, चारों चीफ सेक्रेटरीज और बाकी जितने लोग इसमें NDA में सब इन्वॉल्व होते हैं, वो फैसले करते हैं। और कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग भी कॉल कर ली खान साहब ने, जिसमें चारों वजीर आला होंगे और कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। हमारा लॉकडाउन का जो फैसला है वो शुरू से हमारा इक्वेशन है लॉकडाउन के ऊपर। हम समझते हैं कि हमारा जैसा मुल्क ज्यादा देर लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुनीब भाई एक आखिरी बात कि कराची में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं और अगर 25% देखते हैं तो 50 लाख लोग गुर्बत की लाइन से नीचे रहते हैं।
मुझे बताएं वो कितने दिन भूख से गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दुनिया एसओपीज के तहत खोल रहे हैं। अब देखिए, और किसी को ये नहीं पता मुनीब भाई कि कोरोना ने कितने अरसे चलना है। हाँ, नहीं, नो वन नोज, नो वन, ठीक है, साल, 2 साल, तो आपने कोरोना के साथ जिंदा रहना है। सर, अब दुनिया इस तरफ जा रही है। चलें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चले, मैं अली साहब, मैं जरा चौधरी साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क ले लूं। चौधरी साहब, सिंध क्या करेगा? ये एसओपीज के हवाले से बात हो रही है कि एसओपीज अडॉप्ट करेंगे और शायद नरमी ले आए लॉकडाउन के अंदर, मुमकिन तौर पर ऐसा हो जाएगा। सर, एसओपीज पे अमल कौन करता है या हुकूमत कितना करवा सकती है? आपका ख्याल है मुल्क में कोई लॉकडाउन है? कोई लॉकडाउन नहीं। हाँ, गलत समझा जा रहा है। हो तो नरमी उसमें होगी ना। तो पहले से नहीं है, क्योंकि पहले दिन से चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क का जो है उसने नहीं होने दिया। अगर आप मुझे ये बताएं, पंजाब में मैं भी बैठा हूँ, आप भी रहते हैं, जब चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क का कह रहा हो कि लॉकडाउन गलत है, लॉकडाउन के मैं खिलाफ हूँ, तो कौन चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात मानेगा, या सिंध की, या केपी की, या बलूचिस्तान की? अब मुझे ये बताएं कि ये सिंध को कहते हैं, सिंध ने ऐलान किया, उसके बाद 6 घंटे बाद बलूचिस्तान ने, 12 घंटे बाद केपी ने, 18 घंटे बाद पंजाब ने। दूसरी मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि देखें, वहां पे फोरम नहीं था, ये फोरम था सीसीआई। हमने इसके बावजूद सरेंडर किया और जो फोरम इन्होंने बनाया उसमें जाकर चुपचाप बैठ गए कि इस वक्त लड़ने की गुंजाइश नहीं है। अब सवाल ये है कि कल परसों केपीके ने 15 तक ऐलान कर दिया, कल बलूचिस्तान ने 20 तक ऐलान कर दिया। उनके खिलाफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सिंध को जरूर ये गालियां देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये इफेक्टिव लॉकडाउन 15 दिन का होता और ये लोगों को कुछ देते, नाम गरीबों का लेते हैं लेकिन गरीबों को 1 टका देने के लिए तैयार नहीं है। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे वो भी रोक कर दे रहे हैं। कब दोगे? जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा फिर दोगे। मजदूरों को ये कह रहे हैं ना कि डाटा नहीं है, मैं इनको बताता हूँ, क्योंकि वो जब आप किसी के प्रोग्राम पे तख्ती अपनी लगाने की कोशिश करेंगे ना, आपको नहीं पता होगा। डाटा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर सारे का सारा मौजूद। आप फैक्ट्री वर्कर का वहां पे टाइप करें, आपको पूरे पाकिस्तान में आ जाएगा, क्योंकि ये पहला पॉवर्टी सर्वे था पाकिस्तान की तारीख का। अच्छा, उसके अंदर हर ईच वक्त खत्म हो गया। सो लोगों को मुझे मुनीब 2 लाइनें जरूर कहने की खाने को दें और बिल माफ करें, यूटिलिटी बिल्स माफ करें, खाने को दें, और बेशक 2 महीने और लॉकडाउन कर लें। चले ये नहीं कह रहे कि अमेरिका के मुताबिक दें, आप अपने मुताबिक दें। चले, ठीक है चौधरी साहब, सर 5 सेकंड अरब रुपया जो बजट के लिए रखा है, ठीक है, अज़मा बुखारी साहब 5 सेकंड है जी, आखिरी लाइन बोल दें जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चीजें से सब पाकिस्तान के रिमार्क्स देख लें। वो कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करती है, और अब तो ज़कात और खैरात खाने के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठा दिया है कि जो ज़कात और खैरात खाते हैं वो इस मुल्क के साथ क्या करेंगे। पूरी चार्जशीट दी है जैसे पाकिस्तान ने, वो इनकी कारकर्दगी के लिए काफी है। चले, कुछ समझने के लिए ऊपर वाले पोर्शन में कुछ होना भी जरूरी होता है। अच्छा, चले, ठीक है, आपने बड़ी ताबड़तोड़ कर दिया। मैं अली नवाज अवान साहब का, अज़मा बुखारी साहबा का और चौधरी मंजूर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में कोविड-19 के बाद, यानी कोरोना वायरस के इस हमले के बाद अगर देखा जाए, सबसे अच्छी खबर कहाँ से आई, पाकिस्तान में किस जगह से आई, कौन सी ऐसा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा है जहाँ पर अच्छी हमें ख़बरें सुनने को मिल रही हैं, जहाँ पर केसेस में कमी आई है, जहाँ पर बड़ा अच्छा लॉकडाउन हुआ है, जहाँ पर जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी हुई है, जहाँ की सियासी क़यादत ने, एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी पूरी मशीनरी है उसने पाक फ़ौज के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम किया है और बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, आपको भी सुनकर और देखकर खुशगवार हैरत होगी। हमारे साथ रहिएगा। गिलगित-बल्तिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कोरोना का जो पहला केस है वो 3 मार्च 2020 को ताफ्तान से आए ज़ायरीन के टेस्ट के बाद सामने आया। गिलगित-बल्तिस्तान में अब अगर हम हालात देखें तो इस वक्त तकरीबन 75% जो मरीज़ हैं वो सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि दीगर जो सूबे हैं उनके अंदर जो शरह है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब के अंदर देखा जाए तो 33% है, खैबर पख्तूनख्वा में 26% है, सिंध में देखा जाए 21% है, जबकि बलूचिस्तान में ये शरह 21% है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 22,500 से ज़ायद जो टेस्ट हैं वो हुए हैं, 22,500 से ज़ायद कोरोना के केसेस सामने आए हैं। लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान में जो एक बहुत खुशाइन बात सामने आई है कि सिर्फ 386 केसेस सामने आए, जिनमें से 282 लोग सेहतियाब होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। इस वक्त सिर्फ 101 मरीज़ जो हैं वो क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर मौजूद हैं।
और ये एक बड़ी ज़बरदस्त और मुस्बत डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त के अंदर जहाँ पर हमें जो ख़बरें हैं वो अच्छी मौसूल नहीं हो रही, या जिससे टेंशन हो रही है, या जिससे हर कोई कंसर्न हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे अच्छी खबर किसी जगह से आई है तो वो गिलगित बल्तिस्तान से आई है। कुल यहाँ पर तकरीबन 5284 टेस्ट्स किए गए हैं कोरोना के हवाले से, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। जो अमवात हैं अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो तकरीबन 550 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। जो पहली मौत वाक़या हुई थी कोरोना वायरस के नतीजे में, वो भी गिलगित बल्तिस्तान में हुई थी। 23 मार्च को कोरोना के मरीज़ों का इलाज करने वाले डॉक्टर उसामा रियाज शहीद हो गए थे इसी वायरस का शिकार होके। और लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने तकरीबन अगर देखा जाए तो 60 से ज़ायद अस्पतालों में क्वारंटीन सेंटर्स कायम किए हैं, और होटल्स के अंदर तकरीबन 1200 कमरों का जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनको बदला गया है, 1200 कमरों को होटल्स के। ये सब कुछ कैसे अचीव हो सका है, खैबर जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो ये कैसे कर पाई है, ये जानने के लिए हम चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान जनाब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैंने मुख्तसर सा इब्तिदा में बता तो दिया कि जो कारकर्दगी रही है गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की, अल्लाह ताला का आप पे बड़ा करम रहा है, आपको इसमें खातिर खा कामयाबी हासिल हुई है। कुछ बताना पसंद फरमाएंगे कि जब ये पहला केस रिपोर्ट हुआ, और जैसे मैंने बता भी दिया कि ज़ायरीन आए थे ताफ्तान से, तो उसमें रिपोर्ट हुआ, उसके बाद आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या था, आपकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनीब साहब आपका शुक्रिया। जब जैसे आपने फरमाया कि ये 3 मार्च को पहला जो केस आया था वो इस तरह था कि ताफ्तान से 1500 के करीब लोग अनआइडेंटिफाइड जो है, ना उनकी कोई इतला थी, वो आए थे। उस वक्त पता चला कि ये इनमें वायरस जो है वो मौजूद है, तो उस वक्त हमने 1500 लोगों के लिए हमने टेस्टिंग और उसके अलावा इनकी जो है वो जांच पड़ताल के लिए टीमें तश्कील दी। हमने FIA से डेटा हासिल किया फौरी तौर पे कि ये 1500 लोग जो आए हैं ताफ्तान से, ताफ्तान 1 जिसे कहा जाता है हमारे यहाँ, हमने उनकी ट्रैकिंग की, ट्रेसिंग की। 8 दिनों में हम उन 1500 लोगों तक पहुंचे। उनके फिर तकरीबन 60 से 70 सिंपल हासिल किए जो सिम्टोमेटिक थे। उनको हमने जब NIH भेजा, हमारे पास उस वक्त यहाँ पे टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी, तो उस फौरी तौर पर उसमें से 6 या 7 केसेस जो है वो उनमें कोरोना पॉजिटिव जो है वो आ गए। उसके फौरन बाद हमने स्कूल जो है वो खुलने थे वो बंद कर दिए। जितनी सोशल एक्टिविटीज थी, समाजी एक्टिविटीज थी, ये तकरीबन हमने 8 मार्च को ये किस्म का एक लॉकडाउन का सिलसिला यहाँ पे शुरू किया, और हमने वफाकी हुकूमत को गुजारिश की फौरी तौर पर इस मसले पे तवज्जो दी जाए। और उसके बाद जब दूसरा ताफ्तान 2 आया जो वहां पे रोका गया, और एक क्वारंटाइन के नाम पे एक कमरे में 20-20, 30-30 लोगों को रखा गया, हमें खदशा पैदा हो गया अब ये बहुत सीरियस मसला पैदा हो सकता है। इसलिए फौरी तौर पर हमने यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की बजाय हमने होटल्स को, जो 5 स्टार जो होटल्स थे हमारे, बेहतरीन होटल जो सारे अजला में, उनमें 1 बेड 1 रूम और 1 वाशरूम, टीवी की सहूलत, इंटरनेट की सहूलत, बुक्स की सहूलत, खाने पीने की सहूलत, वो सारी गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कास्ट जो है वो तमाम लोगों को मुहैया किया। होम क्वारंटाइन हमने अलाउ नहीं किया, इसलिए कि हमने सारे जो भी मरीज सस्पेक्ट थे, ट्रेवलर्स थे, तबलीगी थे, कोई भी थे, उन सबको हमने जो है वो सरकारी तौर पर हमने उठा के उनको क्वारंटाइन किया। उनके घर से अच्छी सहूलत हमने उनको मुहैया की, और जिसकी वजह से वो मुतमईन होकर वहां बैठे रहे। और उस एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए हमने टीम वर्क की शक्ल में काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह GB में आपको मालूम है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, तमाम सियासी जमातों को इसमें साथ मिलाया, सबके सब ने इस होम लॉकडाउन का साथ दिया। सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल दरामद की पूरी कोशिश की गई। अल्लाह के शुक्र है, मैं समझता हूँ ये तो करने वाली अल्लाह की जात है, और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है जिन्होंने भरपूर तौर पर इसमें साथ दिया। फिर यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन थे हमारे, पाक फौज है, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल टीम है, हम सब ने एक टीम बन के काम किया। इस दौरान हमने अपनी लीडरशिप से रहनुमाई भी ली है, शहबाज शरीफ साहब से बात होती रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ जाके, ये अगर हम मार्च के 6 को कर लेते तो शायद मुल्क में आज ये सूरत हाल न होती। फिर आज हम जो है वो लॉकडाउन करने के बावजूद भी मुल्क भर में हम जब ये बहस सुनते हैं कि अब उसको खोलना चाहिए, मैं गुज़श्ता 10 दिन से देख रहा हूं कि मुल्क भर में कहीं लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा।
सही। अच्छा हाफिज साहब ये बताइएगा, वफानिब से गिलगित बल्तिस्तान को कुछ स्पेशल एड दी गई है, किस तरह की इमदाद वफाकी हुकूमत की जानिब से आपको मौसूल हुई है? मुनीफ साहब देखें, गिलगित बल्तिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस नहीं है, बदकिस्मती से ये एक इंतजामी सूबा है जी। इसको जो फंड्स मिलते हैं वो डिविजिबल पूल से नहीं मिलते। यहाँ से जो डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस जाते हैं वो फेडरल में जाते हैं। हमें ग्रांट की शक्ल में एक पैसा मिलता है साल में जून में, जो जिससे हम डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट हम अपनी असेंबली से बजट बनाते हैं। हमें अफसोस हुआ, बड़ा सख्त अफसोस हुआ कि इन्होंने कहा जी 18वीं तरमीम में सूबे खुद, भाई 18वीं तरमीम में गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर तो नहीं आते। 1 रुपया, खुदा गवाह है मुनीब साहब, 1 सिंगल रुपया बजटरी सपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट ने हमें नहीं किया। वो अच्छा हो, अच्छे वक्तों में नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को अच्छी फंडिंग की थी डेवलपमेंट में। हमने यहाँ पे एंडोमेंट फंड बनाया हेल्थ का, हमने 1 बिलियन के एजुकेशन के एंडोमेंट फंड बनाया, हमने यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के एंडोमेंट फंड बनाया लगभग 50-60 करोड़ का। उन्हीं पैसों में से हमने अपने वसाइल देते हुए इस वक्त हम इसको जो है इस ऑपरेशन को निपटने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने जो सपोर्ट की है थ्रू एनडीएमए के, 2 हमें वेंटिलेटर्स दिए हैं, पीपीईस दिए हैं, टेस्टिंग किट्स वगैरह, जब से जनरल अफजल आया है एनडीएमए में, जब से एनडीएमए ने ये चार्ज संभाला तब से हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पीपीईस की शक्ल में, इक्विपमेंट्स की शक्ल में, कैश की शक्ल में हमें सिंगल टेढ़ी पाई नहीं मिला। अब अगर वो सारा जो इक्विपमेंट जीबी को मिला है वफाक की तरफ से, उसकी अगर असेसमेंट कर लें तो ये 6 से 7 करोड़ रुपया बनता है, जबकि 12 करोड़ रुपए की इक्विपमेंट्स की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खुद खरीदारी की है। अच्छा। और अभी हम जो है वो उससे ज्यादा भी करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल यही है कि वफाकी हुकूमत को चाहिए ये था। दूसरी बात ये मुनीब साहब, जीबी में कोई फेडरल हॉस्पिटल नहीं है, कोई वफाक का एक भी हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा। यहाँ कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है, टोटली यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है जिसने जनाब इस सेक्टर को चलाना है। तो वफाक को चाहिए था कि हमारी डिमांड शुरू में 60 करोड़ की गई थी, उन्होंने कहा ये करते हैं नहीं किया। अब 2 बिलियन की हमने डिमांड बना के भेजी है, क्योंकि 75 करोड़ रुपए का तो हम राशन दे चुके हैं लोगों को। अच्छा। यानी आपके अभी सप्लाई कर रहे हैं, 25,000 खानदानों को दे चुके हैं। 25,000 खानदानों को अभी यूटिलिटी स्टोर से हमारी परचेजिंग जारी है। 25,000 रमजान पैकेज है। इसी तरह ये जो 2,000 कमरे हमने जो होटलों के लिए हैं, इनको पेमेंट करनी है। और इसी तरीके से इनका डाइट के जो अखराजात हैं, ऑपरेशनल अखराजात हैं, तो बजटरी सपोर्ट हमें 1 रुपए भी नहीं किए। अच्छा, ये हाफिज साहब जरा ये भी बताइएगा, ये खैर आपने इसको अच्छा पैन आउट कर दिया जो कि आपने खर्च किया या जो आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को आपकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन एक तासुर ये भी रहा है, और ये मैं यहाँ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इवन बलोचिस्तान, सिंध के अंदर भी, कि हम टेस्ट शायद उस स्केल पर नहीं कर पाए। आपके रिपोर्टेड केसेस या आपकी केसेस में कमी आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या टेस्ट्स की तादाद अब भी वही है डेली बेसिस पे जो आप कर रहे हैं? कि ये तो नहीं है कि टेस्टिंग कम हो रही है लिहाजा केसेस भी कम आ रहे हैं आपके पास? नहीं महीब साहब, मैं समझता हूँ हमारा ख्याल ये है कि जब तक आप टेस्टिंग पूरी नहीं करेंगे आप सही नतीजे नहीं निकाल सकते। जीबी में शुरू में 40 टेस्ट शुरू हुए थे डेली के, आज से 20 दिन पहले वो 140 हो गए। अभी इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है टेस्टिंग की वो 150 से 170 के दरमियान में है। ठीक है, रोज वही होते हैं। जैसे इस वक्त अभी का जो मैं आपको नंबर दूं, हमारे 6,000 के करीब आज टेस्ट हो चुके हैं और 3,388 हमारे इस वक्त कंफर्म पॉजिटिव केसेस हैं। और इसमें से जो रिकवरी हो गई है, जो अभी जो एक्टिव केसेस हमारे बचे हैं जो इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर में, वो 97 हैं टोटल इस वक्त। 97 इस वक्त हमारे क्वारंटाइन सेंटर में, बाकी सारे मरीज घरों को जा चुके हैं। ठीक है। आज हमने एक और जो है वो हमारा रीजन है दियामर रीजन, हमारा एक जिला जी अस्तौर, उसमें कुछ केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे, क्योंकि 6,000 से ज्यादा बाहर से लोग आए, कराची से, मुख्तलिफ सूबों से। तो वहां पे ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के दौरान हमें कुछ मालूम हुआ 6,000 लोग वहां से हैं। तो दियामर रीजन में हमने PCR मशीन वहां पे हमारी नस्ब हो गई है और इंशाअल्लाह ताला कल परसों वहां से टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी 2 या 3 दिनों में 300 पे ले जाएंगे। और आबादी के लिहाज से मुनीब साहब, ये जो 6,000 टेस्ट है, पाकिस्तान की सारे सूबों से आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा हमारी आबादी है 15 लाख। 15 लाख के ऊपर 6,000 टेस्ट हैं। ठीक है। जबकि पंजाब की करोड़ों में आबादी है, सिंध की करोड़ों में क्या आबादी है। लेकिन हम ये समझते हैं कि आज भी ये टेस्टिंग नाकाफी है मुनीब साहब। सही है। हमारी जो इस वक्त टेस्टिंग होनी चाहिए थी जीबी की, वो 15,000 टेस्ट होने चाहिए थे इस वक्त। ठीक है,
बिल्कुल ठीक। और अब चूंकि HR का भी इशू था, उस PCR मशीनों का भी इशू था, फिर उसके अलावा फिर ये काफी सारे इशूज थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि अगले 15-20 दिन में हम 15,000 को हम टच करेंगे। अब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने की कोशिश करें। देखिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन नरम किया गया, हमने नहीं किया। सही है। हमारे यहाँ पे हफ्ता और जुमा मुकम्मल लॉकडाउन रहा। बाकी दिनों में जो हमने चीजें खोली थी वो सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, उसके अलावा हमने बाकी सारी चीजें जो बंद रखी हुई थी। अच्छा नहीं आप साहब मुझे बताएं अब होगा क्या, अगर मैं बिल्कुल मुझे बताइएगा आखिर में कि अब आप 10 मई के बाद शायद अगर वफाक ये फैसला कर लेते हैं कि मजीद नरमी लाई जाए, आपने कहा आपने लॉकडाउन में नरमी नहीं की, अब आप स्मार्ट लॉकडाउन आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जरा इख्तिसार से मुझे बता दें कि उसका मतलब क्या होगा आपके लिए। देखिए स्मार्ट लॉकडाउन तब है कि जैसे हमने अपने गिलगित शहरों में रैंडम टेस्टिंग की है। अब वो रैंडम टेस्टिंग के नतीजे में कुछ हॉट स्पॉट्स एरियाज हमें नजर आया कि यहाँ है सूबे के अंदर, जैसे जिला स्टोर है इस वक्त हमारा, वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे रैंडम टेस्टिंग के नतीजे में भी बढ़ रहे हैं। तो उन इलाकों में हम सख्ती कर रहे हैं, और बाकी जो इलाके हमने रैंडम टेस्टिंग के जरिए भी चेक किए वहां पे कोई जो है वो केसेस नहीं है, तो वहां पे हम सोशल डिस्टेंसिंग को, जैसे अभी कल हमने ऐलान किया कि 5 लाख मास्क प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फ्री ऑफ कास्ट तकसीम करना शुरू किया उसने। ठीक है। ये 3 दिन हम ये तकसीम करेंगे। चौथे दिन हम यहाँ पे एक कानून बना चुके हैं हम लोग कि मास्क नहीं पहनने वाले पे 100 रुपए का जुर्माना होगा, चाहे वो अमीर है, गरीब है, दिहाड़ीदार है, कोई भी है। वो 100 रुपया से हम उसी वक्त मास्क खरीद के उसकी जेब में डालेंगे। ये होगी सोशल डिस्टेंसिंग। फिर दुकानदारों के लिए सख्त कवानीन बनाए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किए बगैर अगर हमने इस लॉकडाउन को नॉर्मल कर दिया, और तो खुदा न खास्ता ये चीजें कंट्रोल नहीं होंगी। हमारा ख्याल है अगर भी खुदा करे कि 100% केसेस कवर भी हो जाएं, पंजाब में है, सिंध में है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में है ना जी, गिलगित बल्तिस्तान उससे अलग तो नहीं रह सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जो काविश गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की वो बहुत अच्छी है, अच्छी खबरें आई हैं वहाँ से, और जो अभी तक डिटेल्स बताई हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने, दुआ और उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें मिलें जहाँ पर हमें नज़र आए कि टेस्ट ज़्यादा हुए हैं और जो ये ग्राफ है ये नीचे की तरफ जा रहा है और केसेस कम रिपोर्ट हों। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।